वेलकम बैक टू दी क्लास। जैसा कि मैंने आप सभी स्टूडेंट से वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें हम लोग हर एक चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो आपकी मार्च 2023 की बोर्ड की एग्जाम के लिए यूजफुल हो। उसी के अंदर हम लोग आज करने वाले हैं चैप्टर 1 के कुछ बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो करने के बाद आपका ये चैप्टर के एमसीक्यूज का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा कि बोर्ड के अंदर जो एमसीक्यूज आएंगे आप लोग उसको अच्छे से कर पाओ। तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज। अभी मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने सिर्फ कैलकुलेशन वाले ही नहीं पर थियोरेटिकल एमसीक्यूज को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो बस न्यूमेरिकल ही करते रहते हैं एमसीक्यू के अंदर भी, पर वो थ्योरी को मिस कर देते हैं। तो बोर्ड में जो एमसीक्यूज आते हैं वो हर एक टाइप के आते हैं, थियोरेटिकल भी होते हैं और न्यूमेरिकल भी उसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सभी टाइप के एमसीक्यूज करेंगे जो बोर्ड लेवल के हो और बहुत ही ज्यादा मतलब पूछे जाने के चांसेस हो। चलिए शुरू कर दे क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन एनी न्यूट्रल कंडक्टर इज मेड चार्ज इट्स मास। एक न्यूट्रल कंडक्टर को आपको चार्ज करना है। अभी न्यूट्रल कंडक्टर का मतलब होता है कि जितने पॉजिटिव है उतने ही उसके अंदर नेगेटिव है। अभी आपको बताया कि इज मेड चार्ज, यानी उसको चार्ज करना है। कौन सा चार्ज करना है वो नहीं बताया। आप अगर उसको पॉजिटिवली चार्ज करते हो, पॉजिटिवली चार्ज करते हो तो आपको इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा, और अगर आप लोग उसको नेगेटिवली चार्ज करते हो, आप लोग अगर उसको नेगेटिवली चार्ज करते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हो तो आपका मास क्या होगा? डिक्रीज होगा। और अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन गेन करते हो तो मास क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर स्पेसिफाई करके नहीं दिया कि कौन सा चार्ज करना है तो मास इंक्रीज होने की भी पॉसिबिलिटी है और डिक्रीज। अगर आप इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हो तो मास डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करते हो तो मास इंक्रीज होगा। तो इसमें आंसर आएगा में इंक्रीज और डिक्रीज। चलिए नंबर 2, डैश नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव चार्ज इक्वल टू 1 कूलम। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं जिनका चार्ज टोटल चार्ज हो 1 कूलम। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा Q इज इक्वल टू एन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आपको नंबर बताना है तो एन को सब्जेक्ट बनाओ, Q अपॉन ई। Q है आपका 1 कूलम और E की वैल्यू सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्यूशन करने पे आपको आंसर मिल जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। चलिए अभी कर ले। नेक्स्ट नंबर 3 है डैश इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। सिंपल आंसर है कूलम। तो बेसिक कभी कभी ऐसे एमसीक्यूज भी पूछे जा चुके हैं बोर्ड में, तो इजी इजी एमसीक्यूज को इग्नोर नहीं करेंगे हम लोग। चलो नंबर 4, देयर आर टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ए एंड बी, नाउ चार्ज क्यू इज एस्टेब्लिश्ड ऑन ईच स्फीयर। यानी समझ लो कि दो स्फीयर है, एक हो गया ए, एक हो गया बी। ठीक है, दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो आपका क्यू है। दोनों के ऊपर चार्ज है आपका क्यू, इस पे भी क्यू है और इस पे भी क्यू है। आपको ये बताया है कि देयर इज अ थर्ड आइडेंटिकल न्यूट्रल स्फीयर सी, नाउ स्फीयर सी इज फर्स्ट ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ ए एंड सेपरेटेड, देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ बी एंड सेपरेटेड। आफ्टर दिस व्हाट विल बी द चार्ज ऑन सी। यानी एक तीसरा स्फीयर है, एक तीसरा स्फीयर है जो न्यूट्रल है। ये आपका ए हो गया, ये आपका सॉरी ये आपका ए हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया सी। सी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, पहले उसको कांटेक्ट में लाना है ए से। जब आप उसको ए से कांटेक्ट में लाओगे तो Q ऑन C जो बन जाएगा, दोनों का एवरेज निकलेगा। यानी आपको एक चीज पता है कि अगर सेम साइज के स्फीयर हो तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है देखो आइडेंटिकल न्यूट्रल स्फीयर है, आइडेंटिकल यानी सेम साइज का, तो दोनों का चार्ज टोटल कितना है? ए का है Q, C का है 0 डिवाइड बाई 2, तो C पे चार्ज आ जाएगा Q/2। यानी अभी C के ऊपर जो चार्ज आ चुका है वो कितना है? Q/2। अभी उसको कांटेक्ट में लेके आना है, यानी इन कांटेक्ट विथ ए, सेपरेटेड, देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ बी। अभी बी से कांटेक्ट में लाना है और लास्ट में ये बताना है कि आफ्टर दिस व्हाट विल बी द चार्ज ऑन सी। अभी जब उसको बी से कांटेक्ट में लाएंगे, इन कांटेक्ट विथ बी, अगर उसको बी से कांटेक्ट में लेके आएंगे
तो अभी जो चार्ज है वापस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि सी की साइज बी से भी आइडेंटिकल है, तो सी का जो चार्ज होगा वो पहले टोटल चार्ज यानी दोनों पे इक्वली होगा, बी और सी के ऊपर। तो टोटल कितना है दोनों का, बी के ऊपर है क्यू, सी के ऊपर है Q/2 और टोटल जो होगा उसका डिवाइड बाय 2, यानी ऊपर जो हो जाएगा आपका Q प्लस Q/2 यानी 3Q/2 अपॉन 2। तो आंसर आ जाएगा 3Q/4। इसका आंसर आ जाएगा 3Q/4, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, पहले ए से कॉन्टेक्ट में लाना है, उसके बाद सेपरेट कर देना है, फिर बी से कॉन्टेक्ट में लाना है, और वो आइडेंटिकल न्यूट्रल था। अगर उसके पास ऑलरेडी कोई चार्ज होता पहले तो फिर केस बदल जाता, पर यहाँ पे आंसर आएगा 3Q/4। चलिए नंबर 5, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स हैविंग टोटल मास ऑफ 75 kg इज डैश कूलम। आपको ये बताना है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स हैविंग टोटल मास ऑफ 75 kg यानी 75 kg इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा। अभी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और उसका जो चार्ज होता है वो होता है, अगर उसको मैग्नीट्यूड के बदले से साइन के साथ रखा जाए तो वो होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻31 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन होता तो कितना चार्ज, -1.6 10⁻19 कूलम। तो अभी हमारे पास कितना है, 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितना चार्ज, सिंपल है, यानी ये जो मैंने लिखा है इतने केजी, वो मैं ये बता रहा हूँ कि वो एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज है इतना। तो हमारे 75 kg का चार्ज कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75 इंटू -1.6 10⁻19 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10⁻31। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं 75 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 9.1, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 13.18। अभी जो पावर है ये ऊपर जाके हो जाएगी प्लस 31 -19 यानी ये हो जाएगी 12। अभी आंसर नेगेटिव में रहेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज था, तो फाइनल आंसर हो जाएगा -1.318 इंटू 10⁻13 कूलम। ऑप्शन में आपको गिवन है -1.32 जो हमारे आंसर के सिमिलर है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। चलिए नंबर 6 देखते हैं अभी। एज शोन इन फिगर 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द वर्टाइसिस ऑफ अ स्क्वायर एंड देयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन इट वेयर द फ्री इलेक्ट्रॉन विल मूव, यानी ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है बीच वाला वो कहाँ पे जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। देखो मैं आपको डायग्राम वापस ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि इस तरीके से आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, चारों कॉर्नर पे कुछ पार्टिकल्स रखे हैं, यहाँ पे अल्फा अल्फा, यहाँ पे है बीटा माइनस और यहाँ पे है प्रोटॉन प्लस, बीच में हमने रखा है इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये बताना है कि यह कहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो देखो ये दोनों अल्फा तो उसको क्या करेंगे अपनी तरफ, यानी अल्फा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, पर ये दोनों की वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा और अपोजिट। तो ये डायरेक्शन में वो ये एक्सिस के अलोंग ये कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ से क्या लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है। अभी अगर आप लोग ये एक्सिस के अलोंग देखो, ये इसके अलोंग देखो आप लोग, तो ये बीटा माइनस वाला ये हमारे माइनस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और उसी तरह सामने से प्रोटॉन प्लस उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी यहाँ पे उसके ऊपर दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे, तो वो टूवर्ड्स कहाँ पे जाएगा, ये डी पॉइंट के टूवर्ड्स जाएगा, यहाँ पे इसके टूवर्ड्स वो मूव होगा इस तरफ, क्योंकि ये जो एक्सिस ये जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वल एंड अपोजिट है, पर ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे, तो आपका आंसर आएगा इट विल मूव टूवर्ड्स डी। चलिए नेक्स्ट नंबर 7, एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी। देखो निकालना कैसे है, फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q² अपॉन R²। चलो अगर आप लोग एप्साइलॉन 0 को सब्जेक्ट बना लो तो आंसर आएगा Q² अपॉन 4πr² इंटू एफ। अभी आपको ऑप्शंस देखने कि आपको जो ऑप्शंस दिए हैं वो कूलम के अकॉर्डिंग दिए हैं, तो चलो चार्ज का होगा कूलम स्क्वायर,
नीचे 4 पाई का कोई यूनिट नहीं होता, आर का होगा आर स्क्वायर का होगा मीटर स्क्वायर और फोर्स का हो जाएगा न्यूटन। तो आंसर बन जाएगा कूलम स्क्वायर मीटर रेस टू -2 फोर्स रेस टू फोर्स यानी न्यूटन की पावर -1। तो आंसर आ जाएगा सी स्क्वायर m-2 n-1। तो ऑप्शन नंबर है आपका ये वाला, ऑप्शन नंबर है ये। चलो उसके बाद करते हैं नंबर 8, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखो सबको पता है डाइपोल होता है एक प्लस क्यू चार्ज, उसके सामने एक माइनस क्यू चार्ज और दोनों के बीच कोई सर्टेन डिस्टेंस होता है 2a के बराबर जिसको लेते थे। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। p वेक्टर इज इक्वल टू 2aq, नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो वो कहाँ से कहाँ होगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लस से माइनस। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू। चलिए नंबर 9, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ डैश क्वांटिटी। अभी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है तो वो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। चलिए नंबर 9 वापिस यहाँ पे रिपीट हो चुका है गलती से, तो ये भी आंसर वही आएगा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए नंबर 10, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे होता है एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो जो आंसर हो जाएगा टोटल 0, टोटल चार्ज होता है 0। नंबर 11, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो सबसे पहले तो इसका यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट हो जाएगा आपका कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, या फिर उसको अगर ऊपर लिखे कूलम्ब मीटर रेस टू -2। तो पहले तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी चला गया। अभी बी और सी में आपको डायमेंशनल फॉर्मूला, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का होता है Q इज इक्वल टू आई टी के ऊपर से, Q इज इक्वल टू क्या होता है आई टी, तो उसके ऊपर से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है A1T1। तो चार्ज का ऊपर होगा A1T1 डिवाइड बाय एरिया का होता है L2। तो फाइनल आंसर हो जाएगा M0 L-2 T1 A1, M0 L-2 T1 A1। तो ये आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के अंदर। चलिए नंबर 12, डैश आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चार्ज को डिफ्लेक्ट कर सकता है, विदाउट नॉन चार्ज पार्टिकल को नहीं कर सकता। यानी अगर मान लो कि यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। आपको याद ऐसे रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो पॉजिटिव में से होता है। तो आपको ये बताना है कि कौन डिफ्लेक्ट हो पाएगा। तो सिंपल सी बात है, जिसके ऊपर चार्ज होगा वो डिफ्लेक्ट हो पाएगा। एक्सरेज नहीं हो सकते डिफ्लेक्ट, न्यूट्रॉन्स भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन के भी, गामा रेज भी नहीं हो सकते। आंसर आएगा अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम्स। अल्फा पार्टिकल क्या है, न्यूक्लियस ऑफ He, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। चलिए करते हैं अभी नेक्स्ट नंबर 13, सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल आर गिवन इन फिगर, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स वाली थ्योरी थी, उसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन किए थे, उसके ऊपर से यहाँ पे ऑप्शन देखने, दे आर टू क्लोज्ड लूप। इन्हें आपको ऐसे देख के लग रहा होगा कि टू क्लोज लूप है, पर वो वाली बात गलत है। क्लोज लूप का मतलब होता है कि जहां से लाइन निकली है वहीं पे घूम के वापिस आनी चाहिए, उसको बोलते हैं क्लोज लूप। ये क्लोज लूप नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। देयर आर थ्री क्लोज लूप है ही नहीं। दे फॉर्म क्लोज लूप, ये भी गलत है। आंसर आएगा आपका दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब होता है कि जहां से निकली हो वहां पे ही वापिस आ जाए, इसको बोलते हैं क्लोज लूप। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, एक से निकल के वो दूसरे में जा रही है, तो ये क्लोज लूप नहीं हुआ। आंसर हो गया 13 का। चलो नंबर 14, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ डैश क्वांटिटी। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अभी किसी भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, डॉट मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है स्केलर प्रोडक्ट। फ्लक्स आपका स्केलर प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का। स्केलर प्रोडक्ट यानी वो क्या है,
स्केलर क्वांटिटी। देखो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, फ्लक्स क्या है, एक स्केलर प्रोडक्ट है दो वेक्टर का। कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। चलिए नंबर 15, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ I कैरेट। What is the flux of this field through a square of centimeter 10 centimeter on the side whose plane is parallel to YZ plane। देखो ध्यान से सुनो, हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेंगे। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है आपका आई कैरेट यानी एक्स एक्सिस के अलोंग। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है। आपको ये बताया है कि एक स्क्वायर है जिसका प्लेन है पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, यानी ये एक्स वाई जेड। वाई जेड की पैरेलल प्लेन होने का मतलब है वो स्क्वायर को हमने कहीं ऐसे रखा है। मैं अच्छे अलग से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो स्क्वायर को हमने कहीं पे ऐसे रखा है। स्क्वायर का जो प्लेन है वो वाई जेड के पैरेलल, यानी वाई जेड, ये जो आपका वाई जेड वाला प्लेन है ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल है हमारा ये स्क्वायर। तो आपको ये बताना है कि उसके अंदर से फ्लक्स कितना निकलेगा। देखो इसकी साइज आपको दे दी है L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमें फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, यानी ई ए कॉस थीटा। अच्छा, अगर हमारा स्क्वायर इधर रखा है तो उसका एरिया वेक्टर भी एक्स एक्सिस की अलोंग ही होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जीरो एंगल पे, और कॉस जीरो होता है 1, तो ये हो जाएगा ई ए। अच्छा, अभी जो एरिया होता है स्क्वायर का वो होता है एल स्क्वायर, और एल जो आपका 10 सेंटीमीटर है, अगर आप उसको मीटर में कन्वर्ट करो तो वो आ जाएगा 10 × 10⁻², यानी 10⁻⁻1 मीटर। तो ई की जो वैल्यू है आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 × 10⁻³ और सेंटीमीटर का स्क्वायर एल का स्क्वायर 10⁻⁻1 का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 30। आंसर आ जाएगा आपका 30, ऑप्शन नंबर सी। आंसर आ जाएगा 30। ओके, चलिए उसके बाद नंबर 16, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट नेट आउटवर्ड्स फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 8 × 10⁻³ व्हाट इज द नेट चार्ज। यानी एक बॉक्स है, उसके अंदर से फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रहा है। फ्लक्स जो निकल रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू आपको गिवन है फाई इज इक्वल टू 8 × 10⁻³। तो आपको बताना उसके अंदर कुछ चार्ज कितना रखा होगा। आपको एक चीज पता है कि क्लोज सरफेस में से तभी फ्लक्स पास हो सकता है जब कोई चार्ज एनक्लोज करके रखा हो, कोई ना कोई चार्ज अंदर होना चाहिए। उसका फॉर्मूला है गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0। तो क्यू को सब्जेक्ट बना लो, फाई इंटू एप्सिलॉन 0। चलो फाई गिवन है 8 × 10⁻³ और एप्सिलॉन 0 होता है 8.85 10⁻⁻12। तो यहाँ से अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 8.85 इंटू 8 तो आंसर आ रहा है 70.8। पावर यहाँ पे देखे तो +3 और -12 मिला के हो जाएगी -9। और अगर मैं इसको ऑप्शन देख लेने आपको कैसे दिया है, उन्होंने 0.071 वाला ऑप्शन दिया है। यानी अगर मैं इसको 0.0708 को मैं 71 कर दूं तो ये हो जाएगी 10⁻⁻6। यानी पॉइंट आपका अभी इधर है, इसको 1 2 और 3 पॉइंट 3 स्टेप पीछे लाओ, एक यहाँ दूसरा और एक और जीरो लगाओ, 3 स्टेप पीछे लाओ तो पावर इंक्रीज हुई, -9 से हो गई -6 और इसको उन्होंने लिखा है माइक्रोकुलम, 0.071 माइक्रोकुलम। चलिए नंबर 17, साइंस यूज्ड इन के स्क्वायर अपॉन GME/MP आर फिजिकल कांस्टेंट्स, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फाइंड देयर अप्रॉक्स रेशियो। उनका आपको रेशियो निकालना है। तो सुनो, चलो करते हैं हम लोग। के की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹, इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज उसकी स्क्वायर 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर, डिवाइड बाय जी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। इसका अगर मैं रेशियो निकालूं, कैलकुलेटर आपको यूज करना है, 9 × 1.6 इंटू 1.6
डिवाइड बाय 6.67 डिवाइड बाय 9.1 डिवाइड बाय 1.67। आंसर आ रहा है आपका 0.227। अभी पावर को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, ये वाली जो पावर है 10⁻⁹ वो है ऊपर। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं 10⁻⁻19 का ऊपर पावर स्क्वायर करता हूँ यानी वो डबल हो जाएगी 10⁻38। चलो, नीचे कितनी है, तो नीचे हमारे पास है -11 -31 -27। तो अगर नीचे उन सब का सम कर दिया जाए तो वो हो जाएगी 31 और 27 58, 58 और 11 -69। इसको मैं अगर ऊपर लेके आऊँ तो ये हो जाएगा 0.0227। 10⁻69 प्लस हो जाएगी, ये ऊपर आके क्या हो जाएगी +69 और +9, ये हो जाएगी +78 और साथ में है -38। तो आंसर बचेगा 0.0227। सॉरी, 0.0 नहीं था वो, यहाँ पे 0 ही है, 0.1 ही 0 है वो। यहाँ पे था हमारा 0.227, तो यहाँ पे बचेगा 0.227। 10⁻78 -38 हो जाएगा 10⁻40। तो अभी ऑप्शन देख लो आप लोग, तो आपको ऑप्शन दिया है 2.27 10⁻39। ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्लस पावर में ये आंसर आएगा 2.29 10⁻39। चलिए अभी करते हैं नेक्स्ट नंबर 18। A conducting sphere of a radius 10 cm has an unknown charge if the electric field 20 cm from the center of the sphere is 1.5 10⁻3। देखो ध्यान से समझो, पहले हमें समझना पड़ेगा क्या गिवन है। पहले तो एक स्फीयर गिवन है, इसकी कुछ रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इसकी कुछ रेडियस है r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेडियस। उसके बाद उसके अननोन चार्ज है, उसके पास अननोन चार्ज है, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी यहाँ से 20 सेंटीमीटर, इसको मान लो कि मैं बोल देता हूँ डिस्टेंस d, 20 सेंटीमीटर के ऊपर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 1.5 10⁻3। यहाँ पे ये p पॉइंट नाम दे दो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 1.5 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। तो आपको ये बताना है कि नेट चार्ज ऑन द स्फीयर क्या होगा, और वो रेडियली इनवर्ड्स है, वो फील्ड क्या है इनवर्ड्स। इनवर्ड्स का मतलब यहाँ से नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे सरफेस पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तभी वो फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है इनवर्ड्स होती है। तो आपको बताना है कि चार्ज कितना होगा। अभी सिंपल है कि स्फीयर के अंदर तो चार्ज 0 होता है, सबको पता है, पर अगर किसी डिस्टेंस पे निकालना है तो उसका फॉर्मूला जो होता है E इज इक्वल टू KQ/r², यानी मैंने उसको D लिया है। अभी मुझे Q निकालना है तो E d²/K। E है आपका कितना गिवन है 1.5 10⁻3, डिस्टेंस का स्क्वायर 20 सेंटीमीटर को मीटर में कर दो 0.2 का स्क्वायर, डिवाइड बाय K है आपका 9 × 10⁻9। सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका 0.2 × 0.2 डिवाइड बाय 9, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 0.00666 10⁻9। ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 3 - 9 ऊपर ऑलरेडी पावर 3 है, ये हो जाएगा 9 ऊपर जाके -9। तो आंसर आएगा आपका 10⁻⁻6। अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको अगर सेट किया जाए तो उन्होंने नैनो में दिया है, इसको अगर मैं 6.67 मान लूँ, इसको पॉइंट को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँ तो 3 पावर डिक्रीज होगी, ये हो जाएगा -9 कूलम। तो ये हो जाएगा 6.67 नैनो कूलम। और आपको इनवर्ड्स दिया था, इसके लिए ये आंसर क्या आएगा नेगेटिव में आएगा। आपका आंसर आएगा -6.67 नैनो कूलम। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट नंबर 19। द चार्ज इक्विवेलेंट टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दे दिए हैं, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको बताना उसके इक्विवेलेंट चार्ज कितना होगा। Q इज इक्वल टू NE, n है आपका 6 × 10⁻18 और चार्ज होता है आपका 1.6 × 10⁻−19। ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आएगा 9.6 × पावर है -19 + 18 पावर -1, तो ये आ जाएगा 0.96 कूलम। अप्रोक्सीमेटली उन्होंने क्वेश्चन में दिया है 1, और वो नेगेटिव होगा, रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन का है। नेगेटिव होने का रीज़न क्या है इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना।
ऑप्शन आपको देखने हैं, कभी कभी सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा होता है, पर सारे ऑप्शन देखने, अगर नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट 20, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ द मेटल पीस ऑफ 3J कैरेट मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड 2I कैरेट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका I कैरेट यानी ये डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका I कैरेट डायरेक्शन में है, और आपका जो एरिया वेक्टर है किसी मेटल पीस का वो है आपका J कैरेट की डायरेक्शन, यानी ब्लॉक या फिर जो भी बॉक्स है आपने उसको ऐसे रखा होगा, उसका एरिया वेक्टर ऐसे J कैरेट की डायरेक्शन में है, यानी J कैरेट के अलोंग y एक्सिस के अलोंग है। तो आपको ये बताना है कि फ्लक्स क्या होगा। अभी सिंपल पता है आप लोगों को, फाई इज इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल लूँ तो हो जाएगा कॉस थीटा। अगर एक वैल्यू J कैरेट है एक I कैरेट, तो दोनों के बीच का एंगल 90 होगा, ई ए कॉस 90, आंसर आ जाएगा 0। फ्लक्स की वैल्यू आएगी 0। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको एग्जाम में पढ़ना है। अगर ये दोनों एक ही एक्सिस के अलोंग होते तो आंसर 6 आता आपका। अगर ये वैल्यू मान लो कि 0 कॉस 0 होती, दोनों एक ही एक्सिस पे होते, तो आंसर आ जाता 2 इंटू 3 6, वो भी ऑप्शन में है। तो पढ़ना है I कैरेट J कैरेट क्या लिखा है, फिर आपको आंसर लेके आना है। चलिए 21, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला लिखो, फाई इज इक्वल टू ई ए। अभी ई का डायरेक्टली नहीं पता तो आप लिख सकते हो एफ अपॉन क्यू इंटू ए। अभी अगर आपको एफ का भी नहीं पता तो उसको लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन क्यू इंटू ए। अभी सभी के यूनिट्स लिखो, मास का होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चार्ज का आपका होता है एम्पियर सेकंड, क्यू इज इक्वल टू आई टी के ऊपर से, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप लोग इसको सॉल्व करो तो 1 किलोग्राम ऊपर है तो m1, मीटर ये वाला मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये 3 हो जाएंगे तो L3। आपका टाइम नीचे कितनी बार है, 2 और 1 3, वो ऊपर आके क्या हो जाएगा T-3। और एम्पियर ये करंट का एम्पियर ऊपर नीचे एक बार है तो वो ऊपर आके क्या हो जाएगा -1। M1 L3 T-3 A-1, ऑप्शन कहाँ पे है, M1 L3 T-3 A-1, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट 22, इफ अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ईच एज। देखो क्यूब आपको पहले समझ लेना पड़ेगा क्या होता है, कैसे आपका हो गया क्यूब। इसको अगर मैं पूरा ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पे आपका क्यूब हो गया, समझ लो स्ट्रेट है वो। आपने अंदर एक चार्ज रखा है सेंटर ऑफ द क्यूब, यहाँ पे आपने रखा है एक चार्ज। तो आपको ये बताना है कि द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ईच एज। अभी आप देख लो कि कितनी एजेस है, तो 12 एजेस है, 1 2 3 4, उसी तरह 4 नीचे, 5 6 7 8, और 4 ये वाली साइड वाली 9 10, ये 11 और ये 12। तो आपको पता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो होता है फाई टोटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ईच एज के पास कितना आएगा, तो आपको इक्वल मान लेना है सबके पास, तो फाई एज का कितना होगा, तो वो हो जाएगा क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन 0, 1/12 आएगा ईच एज के पास। अगर आपको ईच सरफेस पूछा हो तो आपको देखना है कि टोटल 6 सरफेसेस है इसके पास, टोटल 6 सरफेस, ऊपर नीचे और 4 साइड वाले। तो अगर सरफेस का पूछा हो तो Q/6 आएगा, जो ऑप्शन में नहीं है, पर अगर आपको पूछा हो तो आप लिख सकते हो। चलिए नंबर 23, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ स्टीम इज 6.4 10⁻30। डाइपोल मोमेंट आपको गिवन है P इज इक्वल टू 6.4 10⁻30। आपको ये बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा। देखो आपको पता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ डिस्टेंस होता है, ऐसे एक प्लस एक माइनस। तो आपको ये बताना है कि दोनों के बीच डिस्टेंस कितना होगा अगर डाइपोल मोमेंट इतनी है। तो आप ये डिस्टेंस को 2a लेते थे जनरली, ठीक है, डाइपोल मोमेंट के केस में उसको 2a लेते थे, मान लो कि चार्ज यहाँ तक। तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा P इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इंटू क्यू। अभी आपको ये टोटल डिस्टेंस निकालना है, ध्यान रखना ये 2a क्या है, टोटल डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस को आप सब्जेक्ट बना लो, वो हो जाएगा P अपॉन क्यू। P है आपका 6.4 10⁻30, और चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19। इसको कैंसिल करेंगे, आंसर आएगा 4, ऊपर आएगा आंसर 4 इंटू
ये ऊपर जाके पावर प्लस हो जाएगी 19 माइनस 30 10 रेज टू माइनस 11 या फिर 0.4 10 रेज टू माइनस 10 मीटर। ऑप्शन में आपको गिवन है 0.4 एंगस्ट्रॉम, यानी 10 रेज टू माइनस 10 क्या हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, 0.4 एंगस्ट्रॉम। आंसर आ जाएगा 0.4 एंगस्ट्रॉम। चलिए नेक्स्ट करते हैं 24। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये है आपका पैरेलल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब आपको बताया कि फाइंड द करेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपने कहीं पे ऐसे रखा है पैरेलल, यानी यहाँ पे उसका प्लस इधर होगा, माइनस इधर होगा। आपको ये बताना है कि डैश, देखो यहाँ पे जब भी आपने डाइपोल को कहीं पे ऐसे रखा है पैरेलल, तो ये प्लस वाला चार्ज यहाँ सोर्स के नज़दीक होगा, यानी सोर्स आपका होता है पॉजिटिव। सबको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो पॉजिटिव में से होता है, ऐसा आपको मानना है इधर, ठीक है। तो जब आपने उसको ऐसे पैरेलल रखा होगा तो आपके ये वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोर्स लगेगा और वो पॉजिटिव की वजह से रिपल्सिव लगेगा। इस पे कम फोर्स लगेगा, वो अट्रैक्टिव होगा। पर ये रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होने से नेट फोर्स इसके ऊपर राइट की डायरेक्शन में होगा। कहाँ पे होगा, राइट, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है वो क्लोजर टू दी सोर्स है, तो नेट फोर्स आपके ऊपर लगेगा राइट में, क्योंकि उसके ऊपर क्या लग रहा है, रिपल्सिव लग रहा है, तो फोर्स तो लगेगा। उसके बाद टॉर्क नहीं लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, यानी पी ई साइन थीटा। अभी जब आपने पैरेलल रखा है तो पी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड और वो दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट, तो यहाँ पे आएगा पी ई साइन 180। साइन 0 और साइन 180 दोनों 0 होते हैं, तो टॉर्क हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आंसर आएगा टॉर्क 0 वाला। देखो टॉर्क 0 तो कहाँ, ये वाला तो गलत है, टॉर्क 0 वाला ऑप्शन कहाँ है, तो नेट फोर्स एंड ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसमें नेट फोर्स 0 बोला है, तो आंसर आएगा आपका ये वाला, नेट फोर्स इज मैक्सिमम, टॉर्क इज 0। ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्लियर है। चलिए नंबर 25। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज ई इफ द साइन ऑफ एनी चार्ज इज रिवर्स देन डैश। देखो मान लो कि दो चार्जेस है, मान लो कि अभी वो प्लस प्लस भी हो सकते हैं, माइनस माइनस भी हो सकते हैं, चलो मैं एक प्लस माइनस मान लेता हूँ, ठीक है। अभी ये दोनों के बीच में लग रहा है अट्रैक्टिव एफ वैल्यू का, ठीक है। अगर आप किसी एक का साइन चेंज कर दो तो क्या होगा, मान लो कि अभी मैंने इसको प्लस ही रहने दिया, इस वाले को भी प्लस कर दिया, तो अभी जो फोर्स लगेगा रिपल्सिव लगेगा। यानी पहली बात तो ये है कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। क्या मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करता कौन सा चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी हमने यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू सेम रखी है, डिस्टेंस भी सेम रखा है, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यानी बस डायरेक्शन चेंज हो रही है। जो पहले इनवर्ड्स लग रहा था अभी वो आउटवर्ड्स लग रहा है, यानी यहाँ पे आपको बोला है डैश विल बी चेंज, तो आंसर आएगा ओनली डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। चलिए नंबर 26। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी सरफेस। देखो सारे के सारे जो सरफेसेस है वो क्लोज्ड सरफेसेस है, सारे के सारे क्या है, क्लोज्ड सरफेसेस है, और सभी के अंदर जो चार्ज है वो प्लस क्यू के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी में जो फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Q बाई एप्साइलॉन 0। आपको एक चीज पता है कि जो क्लोज्ड सरफेस में से फ्लक्स निकलता है वो सिर्फ उसके अंदर एनक्लोज्ड चार्ज पे ही डिपेंड करता है, उसके एरिया या फिर उसके शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे सभी के अंदर Q चार्ज है वो सेम है, और सभी क्लोज सरफेस है, तो सबके अंदर से जो फ्लक्स निकलेगा सेम होगा। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, तो सबके लिए सेम होगा। नंबर 27। इन अ फिगर टू पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है Q2 एंड Q3, आर अलोंग द y एक्सिस, exert a net force in प्लस x डायरेक्शन ऑन चार्ज Q1। ये Q1 के ऊपर वो प्लस x डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। अभी ऐसा कब हो सकता है, तो देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि ये हमारी एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो Q1 चार्ज रखा है, यहाँ पे प्लस वाला Q2 रखा है, और यहाँ पे प्लस वाला Q3 रखा है। ये Q2 वाला है और ये Q3। अगर ये वाले के ऊपर, ये Q1 के ऊपर नेट फोर्स राइट में लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना इसकी मदद से लग रहा होगा उतना ही इसकी मदद से लग रहा होगा। तभी तो कहाँ से निकलेगा वो नेट फोर्स, सेंटर से निकलेगा। नेट कहाँ पे लग रहा है, सेंटर पे लग रहा है, ठीक है।
ये वाली कहानी है। अभी आपको आगे ये बोला है कि इफ अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इज एडेड एट x0 द फोर्स ऑन q1, यानी x एक्सिस के ऊपर यहाँ पे x0 डिस्टेंस के ऊपर एक प्लस q चार्ज ऐड कर दिया जाए तो अभी जो q1 पे फोर्स लग रहा है वो क्या होगा। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है कि पहले ये दोनों की मदद से नेट इधर लग रहा था, अभी ये जो q रखा है कैपिटल Q, ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि अगर नेट फोर्स x पे लग रहा है तो ये क्या होगा, खुद नेगेटिव होगा, तभी तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, उसको अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो नेट फोर्स जो आपका हो जाएगा इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज। रहेगा वही डायरेक्शन में, क्या हो जाएगा, इंक्रीज। यानी आपको अगर नेट फोर्स पहले दोनों ये डायरेक्शन में लगा रहे थे तो वो खुद पॉजिटिव है, तो ये वाला नेगेटिव होगा, वो थोड़ा समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, प्लस क्यू रखने से इंक्रीज होगा। 28, which one of the following is not a characteristic of electric field line? Field lines are continuous curves, वो भी सही है। Two field lines never intersect each other, वो भी सही है। Two field lines form closed loop, ये वाला क्या है, गलत है, वो कभी closed loop फॉर्म नहीं कर सकते। चौथा ऑप्शन हम लोग फिर भी देख लेते हैं, field line start from positive end at negative, ये भी सही है। तो हमारा गलत वाला जो पूछा है वो आंसर आएगा ये, फॉर्म क्लोज्ड लूप गलत बात है। चलिए 29, वन on two hollow spheres charge minus q and plus q are placed, minus q plus q, so the flux on each is phi, now both are connected as shown in figure, the total flux। देखो जब आप दोनों को ऐसे कनेक्ट कर देते हो बीच से तो ये पूरा एक ही सिस्टम बन जाता है, ये पूरा एक ही सिस्टम बन जाता है। अब उसका शेप कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अगर ये पूरे सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज की बात करी जाए तो वो टोटल चार्ज होता है आपका जीरो, क्योंकि एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। और अगर टोटल चार्ज जीरो है तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो के अकॉर्डिंग फ्लक्स भी जीरो होगा, फ्लक्स आ जाएगा जीरो। चलिए लास्ट नंबर 30, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 2m एंड चार्ज 3e ट्रैवल इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन एक्सेलरेशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। देखो आपको फॉर्मूला पता है कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है QE। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो ma इज इक्वल टू QE, एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाते हैं QE अपॉन m। चलो चार्ज कितना गिवन है, Q की जगह हम लोग लिखेंगे 3e, इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल E, और आपका जो मास है वो कितना है 2m के बराबर। तो यहाँ पे ऑप्शन में आंसर गिवन है 3 कैपिटल E स्मॉल e अपॉन 2m। आंसर आ जाएगा 3 कैपिटल E स्मॉल e अपॉन 2m। तो यहाँ पे आपके खत्म हो रहे 30 MCQs। अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं इसका PDF फाइल अपलोड करने वाला हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने मेरे साथ साथ MCQ सॉल्व किए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2। तब तक के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।